हम्म। ओके, वेरी गुड। सो आज हम लोग क्वेश्चन बैंक पे ध्यान लगाना है। सो शेयर शेयर कर। शेयर करेंगे आप। अभी देखो स्क्रीन पे आया क्या, ये क्वेश्चंस आए? यहाँ आ गया सर। आया ना, ओके। सो शो 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 क्वेश्चन नंबर 1। सो मैं एक बार पढ़ता हूँ, जिसको जहाँ डाउट आएगा। ये स्टार्टिंग वाले तो देखो, जो प्रस्तावना और प्रेफेस वाले दिए हैं ना, सो वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार सुन लो उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1, GR फॉर IR मतलब जनरल रूल फॉर इंडियन रेलवे ओपन लाइन इज फर्स्ट administered by government in the year dash, for the time being used for the public carriage of passengers, animals or goods। तो पहली बार GNSR का कब हुआ है? तो इसका आंसर है 1976। जैसे मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था तो हम लोगों को जो GNSR की बुक मिली थी ना, तो उसमें 1976 लिखा रहता था। वो मतलब वही ओरिजिनल वर्जन था, उसी के अमेंडमेंट जो आए होंगे थे। ओके, सो अभी एक कैंडिडेट कोई ज्वाइन करने वाला है। कौन ज्वाइन कर रहा है भाई? ओके, सुनीता भी आ गया। तो इसका मतलब हाउस फुल हो गया, कोरम पूरा हो गया। सब लोग ज्वाइन हो गए। तो हम लोगों के ट्रेनिंग से मैं देखा था 1976 GNSR में था, हमने देखा है वो। और उसके बाद 2008 वाला हमने देखा है, जहाँ तक याद है। आप लोग हो सकता है 2008 वाला भी देखे होंगे। और 2008 के बाद अब जो देख रहे हैं वो है 2020, राइट। सो फर्स्ट का आंसर है डी, 1976 पहला GNSR। नंबर 2, द जनरल रूल फ्रेम्ड इन 1929। 1929 का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिश टाइम। सो ब्रिटिश टाइम में 29 में उस समय जो रूल बनाया हुआ था, द रिवीजन फॉर विच वाज एडवोकेटेड बाय रेलवे एक्सीडेंट कमेटी। एक रेलवे एक्सीडेंट कमेटी थी और एक बाद में एक वर्ड है रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी बनी थी। सो दोनों में अंतर है, इसीलिए 2 और 3 नंबर का क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। सो सेकंड नंबर है, उसमें जो चेंजिंग के लिए रेलवे एक्सीडेंट कमेटी ने किस साल में अपना मतलब सुझाव दिया था? तो आंसर है बी, 1962, 1962 में। यानी 29 का जो ब्रिटिश टाइम का पुराना रेलवे के नियम थे, GR थे, जनरल रूल, तो उसको रेलवे एक्सीडेंट कमेटी ने 1962 में बदलने का प्रस्ताव दिया। द नंबर 3, द जनरल रूल्स फ्रेम्ड इन 1929, वही ब्रिटिश वाले जो रूल बने थे, द रिवीजन फॉर विच वाज एडवोकेटेड बाय रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी। तो एक रेलवे एक्सीडेंट कमेटी ने 1962 में दिया था सुझाव, और एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी ने दिया था 1968। यानी सन 1962 में जो दिया वो एक्सीडेंट कमेटी थी, और 1968 में जो दिया वो एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी एक बनाई गई थी, उसने सुझाव दिया ये रूल में परिवर्तन करने के लिए, नया रूल बनाने के लिए। क्योंकि ब्रिटिश टाइम के नियम सब बहुत पुराने हो गए थे, तो इनका मतलब था कि नया नियम बनाओ। सो नंबर 4, AOM एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब याद करना थोड़ा मुश्किल है, हमेशा तो इसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते हैं, तो इसलिए AOM एग्जाम के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर अपने एग्जाम के लिए शायद कम इम्पॉर्टेंट। देन क्वेश्चन नंबर 4, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस बाय रेलवे एक्सीडेंट कमेटी। तो जो पहली वाली कमेटी थी एंड दूसरी रेलवे एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी, दोनों दोनों के रिकमेंडेशन के आधार पर देन क्या हुआ, ए कमेटी फॉर्म कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ट्रैफिक एंड एसएनटी, उसमें ट्रैफिक और सिग्नलिंग वाले लोग थे, वाज अपॉइंटेड बाय रेलवे बोर्ड इन डैश। किस ईयर में बनाया? तो उसका आंसर है सी,
1968 में। यानी जिस साल एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी ने रेकमेंड किया था उसी साल एक कमेटी बना दी गई वो नया रूल बनाने के लिए। ओके, सो कमेटी फार्म कर दिया इन्होंने 68 में, उसी साल एक्शन ले लिया। तो आंसर सी है। लेकिन इसमें हाँ, 2 साल दिया हुआ है ना, 1968 एंड 1970, तो दो दो है क्या इसमें क्वेश्चन देखो। कंपोज्ड ऑफ ऑफिसर्स ऑफ ट्रैफिक एंड एसएनटी डिपार्टमेंट वाज अपॉइंटेड बाय रेलवे बोर्ड इन डैश एंड दे सबमिटेड ड्राफ्ट रूल। अच्छा, ओके। तो 68 में कमेटी बना दी गई नया रूल बनाने के लिए, और उन्होंने अपना जो रूल का ड्राफ्ट था वो 1970, 2 साल बाद 1970 में जमा भी कर दिया है, 68 और 70। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 5, रिवाइज्ड जीआर सबमिटेड बाय कमेटी वाज सर्कुलेटेड टू आरडीएसओ। जो आरडीएसओ लखनऊ है ना, सो वो जो अपना सेफ्टी का ऑर्गेनाइजेशन है, रेल क्या है पूरा फुल फॉर्म याद है आरडीएसओ का? बताओ भाई किसी यस को। सर। बोलो। हाँ, रेलवे डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है सर। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है वो चेक कर लेना। हो सक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है सर। हाँ, स्टैंडर्ड होगा, ठीक बोल रहे हैं। रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट। ओके, स्टैंडर्ड और बताते हो लोग, करेक्ट। सो रेलवे नहीं होता है सर, रिसर्च होता है सर। क्या है बताओ। रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर से बोलो। रिसर्च, रिसर्च रिसर्च डिजाइन, डिजाइन हाँ हाँ हाँ, एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ना? अच्छा, ओके। यस। तो रेलवे नहीं है, रिसर्च है वो। ओके, करेक्ट। रिसर्च है सर, रिसर्च स्टैंडर्ड हाँ, डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, राइट, ठीक, अच्छा किया, याद किया आप लोग। देन कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, इरिशेट। इरिशेट कहाँ है बताओ, इरिशेट कहाँ पर है? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इरिशेट किसी को? सिकंदराबाद में सर। हाँ, सिकंदराबाद में, तारनाका में है, इसीलिए पूछ रहे उसको। इरिशेट जो है सिकंदराबाद में है, सिग्नलिंग का पूरा ऑफिसर्स और सुपरवाइजर्स का ट्रेनिंग इधर ही होता है, तारनाका है सिकंदराबाद में। और दूसरा है इसमें जो IRMEE, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड, इसे है जमालपुर में है। जमालपुर बिहार में पड़ता है क्या? यस सर, बगल में मेरा है सर। हाँ, इसीलिए तो मैं पूछा, कंफर्म हो जाएंगे। सो जमालपुर जो है, इसका वो जो एक किसी क्वेश्चन का संदर्भ में हम लोग ढूंढ रहे थे ना कि कंट्रोल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है जब एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट हो गया तो इसी के नेट से इसी का मैनुअल में मिला। ये जमालपुर वाला का जो मैनुअल है उसमें क्लियर दिया है कि सीनियर डीओएम विल बी द इंचार्ज। नॉर्मल में भी रहता है, एक्सीडेंट के समय उन्हें रहेगा, वो नहीं है तो नेक्स्ट जो डीओएम सीनियर रहता है वो बनेगा। ओके, सो ये सब लोगों का मिलके सजेशन, इरिशेट का और जो स्टाफ कॉलेज बड़ौदा है और जमालपुर का सब मिल करके वाइड रेलवे बोर्ड लेटर नंबर दिया है इसमें, इन द मंथ ऑफ डैश। तो इसका आंसर है डी, जुलाई 1974। सो ये सब दिन तारीख याद करने वाले हैं। चलो, आंसर भी सामने है, ये अच्छा है पेपर उस वाले से। उसमें क्या है, वो घूम के देखना पड़ता था आगे। हाँ, देन तो सर रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा का नाम बदल गया ना, हाँ, नायर हो गया, नायर नायर हो गया, हाँ, नेशनल एकेडमी, अकादमी एकेडमी होके, हाँ, उसका नाम बदल गया है। इंडियन रेलवे। हाँ, बिल्कुल, उसका नाम बदल गया। नए नाम का भी फुल फॉर्म ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो आप नए नाम का भी ध्यान रखो। नायर, नायर का फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है वो भी। नेक्स्ट इधर ये लिखो। सो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, जुलाई 74 लिख लिए, ये लिखो 1974, जुलाई 19। क्या ये? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे
constituted a committee for the revision of general rules 1976. जो GR बुक हम लोग ट्रेनिंग में पढ़े थे वो वाला 1976, who have submitted the final in the year dash. सो इसका आंसर है बी। उसका जो फाइनल रिपोर्ट आया है 2009 में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी फॉर द रिवीजन ऑफ जनरल रूल, यानी जो 1976 में इन्होंने जनरल रूल बना दिया था, सो उसका रिवीजन फिर 2009 में किया है उन्होंने। ओके, देन सेक्शन अंडर विच, क्वेश्चन नंबर 7, section under which general rules for open lines of the railway 1976 have been framed, वो सेक्शन का नाम क्या है? 198। ये तो थोड़ा याद रखना चाहिए, अपना चैप्टर के अंदर भी दिया हुआ है, प्रीफेस में भी है, अंदर चैप्टर में भी है, सेक्शन 198। देन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 में जाएंगे। आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8? जी सर, हाँ सर, आ रहा है सर। Okay. Every railway servant is bound by general rules, the subsidiary rule and special instruction. So special instruction का मतलब authorized officer under Railway Act 1989 section dash, इसका सेक्शन क्या है? C 175। यानी जो रेलवे एम्प्लॉइज हैं, जो भी काम करते हैं रेलवे में, तो उनके ऊपर ये सारे रूल को पालन करने का बाध्यता एक्ट में कहाँ दिया है? वो दिया है सेक्शन 175। सेक्शन 198 के अंदर जनरल रूल बनाया गया है, 175 का मतलब हम लोगों को वो सब रूल पालन करना चाहिए, वो बाध्यता है, कानूनी बाध्यता, इसीलिए कानूनी एक्शन होता है। नंबर 9, जनरल रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय डैश, तो इसका आंसर तो सबको पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट? जनरल रूल का बात करेंगे तो। देन क्वेश्चन नंबर 10, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, GNSR का चैप्टर कितना है? 18 चैप्टर है। और अपेंडिसेज का क्वेश्चन शायद नहीं पूछा है, अपेंडिसेज भी याद रखो, 17 अपेंडिसेज है एट प्रेजेंट, 18 चैप्टर 17 अपेंडिसेज। देन 11, द डिफिनीशन ऑफ एक्ट एज पर GNSR मीन्स द सेक्शन अंडर रेलवे एक्ट 1989 इज, सो आंसर है 24। जो GNSR का पूरा सेक्शन है उसका नंबर है 24 ऑफ 1989 एक्चुअली। इसका एक दिन मीनिंग आप लोगों को बताया था, इसका मीनिंग यहाँ पे जो 24 का मतलब ये है कि जैसे हर साल बहुत सारे एक्ट पार्लियामेंट में पास होते हैं, तो 1989 में रेलवे एक्ट पास हुआ, तो ये उस साल का 24वां एक्ट था, इसलिए इसको बोलते हैं 24 ऑफ 1989, वो है मीनिंग इसका। देन क्वेश्चन नंबर 12, द डिस्टेंस सफिशिएंट टू इंश्योर सेफ्टी, इसको क्या बोलते हैं? इसका आंसर है डी, ये एडेक्वेट डिस्टेंस का डेफिनेशन है, परिभाषा है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अप्रूव्ड शब्द लग गया तो सीधा कहाँ पहुँच जाना? CRS। अप्रूव्ड वर्ड लगा है तो CRS, अप्रूव्ड निकाल दिया, ओनली स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो अथराइज्ड ऑफिसर। देन 13 के बाद 14, द पर्सन हु इज ड्यूली empowered by general or special order of the railway administration either by name or by virtue of his office to issue instructions or to do any other thing, ये किसका डिफिनीशन है? अथराइज्ड ऑफिसर का डिफिनीशन है। ओके, सो ये अथराइज्ड ऑफिसर का डिफिनीशन है। तो इसमें अगर ऑप्शन में देखो कभी PCOM दे देगा, PCOM दिया ही है बी में, तो PCOM नहीं बोलना है, ये जो डिफिनीशन है अथराइज्ड ऑफिसर की डिफिनीशन है, राइट? यही कंफ्यूज नहीं होना है। और जो नहीं पढ़ा है वो तो जनरल मैनेजर के बारे में सोचेगा, वो GM लिखेगा, जिसने पढ़ा है उसको डाउट आता है कि PCOM सही है कि अथराइज्ड ऑफिसर, तो अथराइज्ड ऑफिसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब रहता है यहाँ पे देखो है कि नहीं, कि हु इज़ द अथराइज्ड ऑफिसर आप साउथ सेंट्रल रेलवे या दूसरे रेलवे का नाम लेके पूछ सकते हैं, तब आंसर होता है PCOM। अथराइज्ड ऑफिसर कौन है सो एंड सो रेलवे का, तब आंसर PCOM।
और ऐसा पूछेंगे कि द पर्सन, उसका डिफिनीशन लिख के पूछेंगे तो आंसर होता है अथराइज्ड ऑफिसर। देन 15 नंबर, द अथॉरिटी गिवन टू द लोको पायलट ऑफ ए ट्रेन अंडर द सिस्टम ऑफ वर्किंग, कुछ नहीं करो, बैठ जाओ, ठीक हो जाएगा, बैठ, पैर ऊपर कर लो। कुछ नहीं होगा, बैठो। अरे मत करो कुछ। द अथॉरिटी given to the loco pilot of a train under the system of working to enter the block section with his train। तो ये किसका डेफिनेशन है? अथॉरिटी टू प्रोसीड। तो अभी डेफिनेशंस के चल रहे थोड़े क्वेश्चंस। एटीपी या अथॉरिटी टू प्रोसीड का परिभाषा है वो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which when provided at two given points on the track proves by counting axles in and counting axles out whether the section of the track between the said 2 points is clear or occupied। तो इसका आंसर क्या है? एक्सियल काउंटर। सो एक तरह से एक्सियल काउंटर का डिफिनीशन है ये, एक्सियल काउंटर का डिफिनीशन है। ओके, तो देन 17, message from a block station to the block station in the rear on double line or to the next block station on either side on a single line that the block section is to be obstructed। यानी सिंगल लाइन में हम चाहे इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ के किसी भी ब्लॉक सेक्शन के एसएम को मैसेज देते हैं कि ब्लॉक सेक्शन किसी कार्य से अवरुद्ध होने जा रहा है, और डबल लाइन में तो रियर साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक बैक। तो रियर साइड में तो क्लियर है, ब्लॉक बैक का मतलब पीछे का ब्लॉक सेक्शन, और सिंगल लाइन में क्या है? वो दोनों तरफ के लिए ब्लॉक बैक होता है, क्योंकि सिंगल लाइन में ब्लॉक फॉरवर्ड अप्लीकेबल नहीं है, ओनली ब्लॉक बैक की परिभाषा अप्लीकेबल है। ओके, देन 18, मैसेज फ्रॉम ए ब्लॉक स्टेशन टू द ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस। एडवांस अगले स्टेशन का नाम आ जाएगा तो सीधा समझ लेना है ब्लॉक फॉरवर्ड। क्यों? ब्लॉक फॉरवर्ड का मतलब होता है अगला। ओके, सो 18 का आंसर सी। द 19, द पोर्शन ऑफ द रनिंग लाइन between two block station on to which no running train may enter until line clear has been received from the block station at the other end of the block section। तो ये किसका परिभाषा है? ये है परिभाषा ब्लॉक सेक्शन की, कि ब्लॉक सेक्शन रनिंग लाइन का वह पोर्शन होता है जिस पर दूसरी तरफ के स्टेशन मास्टर से या दूसरी तरफ के स्टेशन से बिना लाइन क्लियर लिए कोई गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती, वही उसे ही ब्लॉक सेक्शन बोलते हैं। देन 20, ए रेलवे सर्वेंट ड्यूली क्वालिफाइड टू अंडरटेक एंड परफॉर्म द ड्यूटीज इंटरेस्टेड टू हिम, उसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट रेलवे सर्वेंट। सो उसका वर्ड जीएनएसआर में जो यूज करते हैं उसी की परिभाषा है। ओके, देन 21, एज पर जीएनएसआर डे मीन्स। सो नॉर्मल अगर डे पूछेंगे तो क्या होता है? सनराइज से सनसेट। और दूसरे पर्पज जो रोड लर्निंग है वहाँ रहता है 20 आवर्स टू 6 आवर, तो चेंज होता है। और एक जो अपना पर्सनल ब्रांच में बोलते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंसेज क्लेम करना है, तो वहाँ पे 22 आवर से 6 आवर गिना जाता है। तो किस जगह पे डे की, हर जगह पे जैसे 3 जगह है कम से कम, डिफिनीशन डे की नाइट की बदल जाती है। डे का तो ठीक है, सनसेट सनराइज से सनसेट है, नाइट की परिभाषा चेंज होगी। नाइट की परिभाषा रोड लर्निंग के लिए अलग है, और ऐसा नॉर्मल में नाइट पूछेंगे तो सनसेट से सनराइज हो जाएगा। यहाँ तो डे की बात कर रहे हैं, नाइट की बात नहीं कर रहे हैं। तो किस आधार पे, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उसके हिसाब से परिभाषा रहेगी। ओके, देन 22, व्हेन
points by their operation a train approaching them can be directly diverted from the line upon which it is running. तो उसको क्या बोलते हैं? फेसिंग पॉइंट. जिस पॉइंट पे गाड़ी आ रही हो तो जो पॉइंट दिशा गाड़ी की बदल सकता है उसे फेसिंग पॉइंट कहते हैं. ओके. देन 23, a signal of fixed location indicating a condition affecting the movement of a train and includes a semaphore, arm or disc, or fixed light are used by day and fixed light for use by night is known as. तो ये किसकी डिफिनीशन है? ये फिक्स्ड सिग्नल, जो स्थावर सिग्नल हिंदी में बोलते हैं. तो फिक्स्ड सिग्नल की ये डिफिनीशन है. देन 24, मार्क एट विच इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशन अकर्स. इसको क्या बोलते हैं? फाउलिंग मार्क. ये फाउलिंग मार्क की डिफिनीशन है, क्योंकि फाउलिंग मार्क वहीं पे लगाया जाता है जिसके बाहर अगर ट्रेन खड़ी है तो साइड कोलिजन होने का डर है. तो फिक्स्ड स्टैंडर्ड डायमेंशंस का क्या हो जाएगा? उसको इन्फ्रिंजमेंट. इन्फ्रिंजमेंट का मतलब वही होता है टक्कर, टक्कर टाइप हो जाएगा. ठीक है. सो 24 तक हो गया. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? 24 तक सब क्लियर है? राइट. सो क्लियर है तो चलेंगे 25. जहाँ डाउट आए तो पूछ लेना. अच्छा, कोई उसमें ऐसा सोचने का बात नहीं है. अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल्स, पॉइंट्स एंड अदर एप्लायंसेस. तो ऐसे कभी देखो क्वेश्चन थोड़ा सा शुरू में पढ़ते ही कभी कोई पता लग जाता है, लेकिन जहाँ पे अगर एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में ध्यान रखना कि पूरा पढ़ के तब आंसर डिसाइड करना. तो ये परिभाषा तो स्टार्टिंग से देखो, जैसे ही पहला लाइन तो पता लगता है कि हाँ ये इंटरलॉकिंग की परिभाषा है, अंतरपाषण या इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन है. तो ए आंसर है. ओके. यहाँ ठीक है, यहाँ हम लोग आंसर हमारे सामने है, चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा आधा पढ़ के डेफिनेशन नहीं, पूरा पढ़ के तब डिसाइड करना चाहिए. ओके. सो 1 मिनट. देन आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26. क्लास सी स्टेशन ऑन ए सिंगल लाइन और डबल लाइन और मल्टीपल लाइन, कहीं भी क्लास सी स्टेशन है, रिमोटली कंट्रोल्ड फ्रॉम द ब्लॉक स्टेशन इन द रियर इज नोन एज. तो अगर वो रिमोटली कंट्रोल्ड है इसका मतलब वहाँ पे स्टेशन मास्टर नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? फिर बोलते हैं आईबी सिग्नल या आईबी पोस्ट, इंटरमीडिएट ब्लॉक पोस्ट. वो भी क्लास सी स्टेशन की तरह ही काम करता है. वहाँ भी जो एडेक्वेट दूरी है 400 मीटर दोनों में है, आईबी सिग्नल में भी और क्लास सी स्टेशन दोनों में 400 मीटर एडेक्वेट डिस्टेंस रहती है. देन 27, arrangement of signaling on single line or double line or multiple line in which a long block section is split into two portions, each constituting a separate block section by providing a post. तो ये भी क्या है? आईबी सिग्नल ही है. तो सी आंसर है, आईबी इंटरमीडिएट ब्लॉक सिग्नलिंग. देन 28, arrangement secured by the setting of points or other approved means to protect the line so isolated. So ये किसका परिभाषा है? ये आइसोलेशन का. 28 का आंसर है डी, आइसोलेशन. आइसोलेशन को हिंदी में बोलते पृथक्करण, पृथक्करण की डेफिनेशन है. देन 29, फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल ऑफ ए स्टेशन कंट्रोलिंग द एंट्री ऑफ ट्रेन्स इनटू द नेक्स्ट ब्लॉक सेक्शन. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एलएसएस,
लास्ट स्टॉप सिग्नल। ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन को कौन कंट्रोल करता है जाने के लिए? एलएसएस। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30, any form of movable barrier including a chain capable of being closed across the road at the level crossing but does not include a wicket or a turnstile for the use of pedestrian is known as। सो ये डिफिनीशन है, किसकी परिभाषा है ये? लेवल क्रॉसिंग गेट। ए आंसर। ओके, सो डिफिनीशन, अभी तक डिफिनीशन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। 31, permission given from a block station to a block station in rear for a train to leave। पिछले ब्लॉक स्टेशन को परमिशन जब स्टेशन मास्टर देता है ट्रेन वहां से स्टार्ट करने के लिए, तो ये किसकी परिभाषा है? ए, लाइन क्लियर। इसका मतलब क्या दे रहा है वो? लाइन क्लियर दे रहा है। ओके, सो 31 तक हो गया। सो हम आगे चलेंगे 32। 32, permission obtained by a block station from a block station in advance। सो ये भी किसकी परिभाषा है? लाइन क्लियर की। एक में था कि पिछले स्टेशन मास्टर को परमिशन दिया था, इसमें क्या है? अगले स्टेशन मास्टर से परमिशन ले रहा है, तो ये भी लाइन क्लियर की परिभाषा है। देन 33, डिपार्टमेंटल ट्रेन intended solely or mainly for carriage of railway material when picked up or put down or for execution of works either between station or within station limit। तो उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल ट्रेन। यानी डिपार्टमेंटल ट्रेन उसका नाम है, मटेरियल ट्रेन नाम है। सो दो में एक ही ऑप्शन रहेगा। देन 34, a signaling arrangement in which signals display at any one time any one of the three or more aspects and in which the aspect of every signal is pre-warned by the aspect of the previous signal or signals। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नलिंग, MAS। ये MAS की परिभाषा है, डिफिनीशन जो GNSR में फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि मल्टीपल आस्पेक्ट सिग्नल में क्या रहता है। जैसे सपोज करो स्टार्टर सिग्नल डेंजर है, तो होम क्या होगा? वो कासन ही होगा या तो डेंजर होगा, वो प्रोसीड नहीं आ सकता है। यानी अगले सिग्नल और पिछला सिग्नल का आपस में लिंक रहता है, उस सिग्नल को देख के अगले सिग्नल के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर होम प्रोसीड है, इसका मतलब है कंपलसरी स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर भी प्रोसीड होगा, वो भी ऑफ होगा, है ना? ऐसा रहता है। तो इसी उसको बोलते हैं MAS। ये सिस्टम MAS में होता है। देन 35, एज पर GNSR नाइट मीन्स। अब देखो नाइट की बात आ गई, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे, नाइट की परिभाषा क्या है? तो इन जनरल क्या है वो? सनसेट टू सनराइज, सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक को रात कहते हैं। लेकिन वही बताया ना कि अगर रोड लर्निंग ट्रिप की बात आएगी तो टाइम चेंज हो जाएगा। देन 36, दिस इंक्लूड्स ए ट्रेन व्हीकल ऑब्स्टेकल। तो इसको भी ऐसा याद कर लो, किसकी परिभाषा है? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन या अवरोध की परिभाषा है। देन 37 चलेंगे। 37, a line governed by one or more signals include connections, if any, used by a train when entering or leaving a station is known as। उसको क्या बोलते हैं? रनिंग लाइन। रनिंग लाइन पे क्या है? जब सिग्नल का अरेंजमेंट ट्रेन मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जरूर रहता है, इसलिए उसको तब रनिंग लाइन बोलेंगे। 38, ए ट्रेन विच हैज स्टार्टेड अंडर एन ATP। जो ट्रेन अथॉरिटी टू प्रोसीड लेके स्टार्ट हुई है उसी को रनिंग ट्रेन बोलते हैं। ये भी एक परिभाषा है। तो 38 का मतलब बी है। इसका मीनिंग अपने मन में एक और समझ लो। जो ट्रेन अथॉरिटी टू प्रोसीड नहीं लिया है, मान लो LSS ऑफ में नहीं गई ट्रेन और PLCT भी नहीं लिया है, यानी कोई भी अथॉरिटी टू प्रोसीड उसके पास नहीं है, डेंजर स्पैड करके गई गाड़ी
या रन अवे हो गई, भाग गई, उसको रनिंग ट्रेन नहीं मानते, उसको क्या मानते, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है वो, अवरोध है वो, तो उस परिभाषा के हिसाब से उसको रनिंग ट्रेन नहीं बोल सकते। देन 39 मूवमेंट ऑफ ए व्हीकल और व्हीकल्स, तो ये देखते ही लगता है ना किसकी परिभाषा है, ये संटिंग की। सो ऐसा डिफिनीशन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहते, संटिंग, ऑब्स्ट्रक्शन, लाइन क्लियर, ब्लॉक सेक्शन, थोड़ा एक दो बार पढ़े तो डिफिनीशन से याद हो जाती है। सो ये संटिंग की परिभाषा है, बी आंसर है। देन 40 इंस्ट्रक्शंस बेस्ड इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द अथॉराइज्ड ऑफिसर in respect to particular cases or special circumstances। सो अथराइज्ड ऑफिसर जो इंस्ट्रक्शन इशू करते हैं अपने जोन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, ए। देन 41 स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आर इशूड बाय, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में PCOM, CTM, कुछ भी CSO, GM लिखा रहे तो उसका ध्यान नहीं देना है, इसका एक ही आंसर है, अथराइज्ड ऑफिसर। स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो आंसर अथराइज्ड ऑफिसर, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन है तो CRS। ओके, सो 41 के बाद हम लोग 42 देखने का है। 42 एनी प्लेस ऑन ए लाइन of railway at which traffic is dealt with or at which an authority to proceed is given। so जहाँ पे ट्रैफिक डील करते हैं, ATP दिया जाता है, so उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन। एक्चुअल में वो क्या है, वो ब्लॉक स्टेशन है, फिर भी चलो यहाँ पे स्टेशन परिभाषा जो ऑप्शन के हिसाब से वो स्टेशन है। स्टेशन का मतलब एक्चुअल में तो ब्लॉक स्टेशन है वो, जहाँ पे स्टेशन मास्टर रहेगा और अथॉरिटी टू प्रोसीड दिया जाता है, उसको ब्लॉक स्टेशन बोलते हैं, पर यहाँ आधा लिखा है स्टेशन, बेस्ट ऑप्शन बी ही है। देन 43 द पोर्शन ऑफ रेलवे which is under the control of a station master and is situated between the outermost signals of the station or as may be specified by स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। सो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन लिमिट्स। आउटर मोस्ट सिग्नल, जैसे कोई डिस्टेंट सिग्नल हो सकता है, उदाहरण के लिए सबसे बाहरी सिग्नल के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेशन लिमिट। देन 44 ऑन डबल लाइन, अब ये किसका पूछ रहा है, स्टेशन सेक्शन। तो डबल लाइन का स्टेशन सेक्शन क्या होता है, आइदर ए और बी। सो ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो यहाँ बेस्ट आंसर है सी। देन 45 ऑन सिंगल लाइन, सिंगल लाइन का स्टेशन सेक्शन क्या है, एनी वन ऑफ द एबव, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, सो चौथा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। देन 46 स्टेशन सेक्शन इज अवेलेबल एट, तो स्टेशन सेक्शन सिर्फ क्लास बी स्टेशन में होता है, तो इसका आंसर क्या है, बी फॉर बॉम्बे। ओके, देन 47 सब्सिडरी रूल्स आर फ्रेम्ड बाय, तो सब्सिडरी रूल पूछे तो भी आंसर लिखना है अथराइज्ड ऑफिसर। यहाँ कभी कभी ऑप्शन दे देगा PCOM, तो लगेगा अरे PCOM भी तो गलत नहीं है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से गलत है। सब्सिडरी रूल और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दोनों देने का काम करता है अथराइज्ड ऑफिसर, ये इसको मन में गांठ लगा लेना। जब क्वेश्चन पूछता है हु इज अथराइज्ड ऑफिसर, तब बोलना है PCOM। देन 48 स्पेशल इंस्ट्रक्शन विच इज subservient to the general rule to which it relates and shall not be at variance with any general rule। तो इसका मीनिंग क्या है, सब्सिडरी रूल की परिभाषा, इसका मीनिंग क्या हुआ, जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन या सब्सिडरी रूल होता है वो जनरल रूल के नीचे एक तो दिया जाता है और उसी के अधीन दिया जाएगा, उसी के, जिसको बोलते हैं ना, उसी के मुताबिक दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उससे वेरिएंस का मतलब उससे अलग रूल नहीं दिया जाएगा। तो खाली ये हो सकता है कहीं कहीं कि अगर जनरल रूल में बोल रहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन करने के बाद आप 15 kmph तक जा सकते हैं, तो कोई जोनल रेलवे चाहे तो ये बोल सकता है कि हमारे जोन में ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद 10 kmph में जाना है,
मतलब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ये नहीं बोल सकता कि जनरल रूल 15 बोल रहा है हमारे यहाँ आप 20 के एमपीएच में जाओ, वैसा नो, वैसा नहीं बोल सकता। ये मीनिंग है उसका। समझ में आ गया? तो 48 के बाद चलेंगे हम 49। सिस्टम एडाप्टेड फॉर द टाइम बीइंग। तो ये भी डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? सिस्टम ऑफ वर्किंग का परिभाषा है। ओके, इसमें कंफ्यूज करने के लिए देखो दिया सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग, डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, नन ऑफ दी, ये सब दिया रहेगा, पर एक करेक्ट डेफिनेशन है सिस्टम ऑफ वर्किंग। देन 50, an electrical circuit provided to detect the presence of a vehicle on a portion of track। तो जिस रेलवे ट्रैक पे ट्रैक सर्क्यूट लगा होता है, तो क्या है, वो गाड़ी अगर कोई खड़ी है तो अपने पैनल में दिखाता है ना ऑक्यूपाइड है। तो ये किसकी परिभाषा है? ट्रैक सर्क्यूट, सी। एक्सियल काउंटर की इसके पहले परिभाषा देखें तो वहाँ काउंटर वर्ड लिखा रहता है, और ट्रैक सर्क्यूट की परिभाषा में सर्किट वर्ड रहता है। देन 51, an engine with or without vehicle attached or any self-propelled vehicle or without a trailer which cannot be readily lifted off the track, उसको क्या बोलते? ट्रेन। an engine with or without vehicle attached to it और एनी सेल्फ, मतलब कि जो रेलवे ट्रैक पे है वो इंजन है उस वैगन के साथ है या बिना वैगन के है, या कोई सेल्फ प्रोपेल्ड का मतलब टीटीएम, टावर कार, हेवी जो मशीन है ट्रेलर के साथ, बिना ट्रेलर के साथ, जिसको आसानी से हम 4-6 लोग मिलके उठा के रेलवे ट्रैक से बाहर नहीं रख सकते, उसको फिर ट्रेन ही मानना पड़ेगा इस पर्पज के लिए। ओके, क्योंकि जो इनका मोटर ट्राली या पुश ट्राली लेके जाते हैं इंजीनियरिंग वाले या ऑफिसर्स जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसको वो लोग उठा के रेलवे ट्रैक से बाहर रख सकते हैं। उसका वेट कि 4 आदमी उठा लेते हैं आराम से, क्या पता वो लोग 2 लोग भी उठा लेते होंगे, 4 लोग तो आराम से उठा लेंगे। तो इसलिए उसको ट्रेन नहीं मानते। उसको अगर इनको ट्रेन आती दिखाई दी तो लोग उठा के दोनों तरफ देखते रहते हैं वो लोग, ट्रेन थोड़ा भी दिखाई दे तो चाहे तो उतार सकते हैं। देन 52, एट ए क्लास स्टेशन, ए क्लास ही लिखा है ना, इसमें क्या थोड़ा मिसप्रिंट, एट ए क्लास स्टेशन डिस्टेंस टू बी केप्ट फ्री बियॉन्ड होम सिग्नल बिफोर ग्रांटिंग लाइन क्लियर। सो इसका आंसर क्या है? 400 मीटर। ए क्लास का डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है कि लाइन क्लियर देना है तो होम के आगे 400 मीटर खाली रखना है या स्टार्टर तक खाली रखना है। देन 53, स्टेशन वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन। मे नॉट बी गिवन बोले तो ए रहता, नहीं तो सी रहता। ओके, द लाइन ऑन विच इज इंटेंडेड टू रिसीव द ट्रेन इज क्लियर एटलीस्ट 400 मीटर बियॉन्ड द होम सिग्नल। तो किसकी परिभाषा आ गई? ए क्लास स्टेशन, 53 ए। देन 54, क्लास ए स्टेशन आर स्टेशन वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन। सो ये क्लास ए का 3-4 क्वेश्चन डाल दिया है। होम सिग्नल और स्टार्टर, यानी होम सिग्नल के आगे या स्टार्टर तक लाइन खाली नहीं है तब तक लाइन क्लियर नहीं दे सकते हैं। सो 2 गैप दिया है इसमें, 400 मीटर बियॉन्ड होम सिग्नल और अप टू द स्टार्टर। देन 55, स्टेशंस वेयर लाइन क्लियर मे बी गिवन। मे बी गिवन लिखा है तो इसका मीनिंग है कि क्लास बी स्टेशन रहता है, और सी और ए में मे नॉट बी गिवन रहता है हमेशा। ओके, मे बी गिवन फॉर ए ट्रेन बिफोर द लाइन हैज बीन क्लियर्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन। क्लास बी स्टेशन में यही खूबी है। मान लो हमारे स्टेशन में 4 लाइन है या एक डायरेक्शन में 2 लाइन है, जितना भी लाइन है सब पे ट्रेन है, फिर भी हम लाइन क्लियर दे सकते हैं ट्रेन को, लेकिन उसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है जिस डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन को हमने लाइन क्लियर दिया है तो कम से कम हमारे स्टेशन में ऐसा ट्रेन है कि जो हाँ ठीक है उसी डायरेक्शन में आगे चली जाएगी, वो जाने के बाद इसको एडमिट कर लेंगे।
इसलिए क्लास बी में लाइन फ्री नहीं है, तब भी लाइन क्लियर दे सकते हैं। ओके, 55 हो गया। देन 56, सर स्टेशन हमें स्क्रीन ही नहीं आ रहा सर उसका, किसका, वो क्वेश्चन का सर। कौन सा क्वेश्चन नंबर बोलो? अभी नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा सर मुझ पे। हाँ, स्क्रीन नहीं आ रहा है तो क्या करना है, बाकी लोगों को? आ रहा है सर, मेरे को आ रहा है। एक काम करना है, जैसे बीच में वही नेटवर्क स्लो होता है ना, एक बार या तो क्लास ऐसा क्लास कट करके वापस ज्वाइन करो, तो कभी कभी ठीक आ है सर, जाता कर है। देंगे सर। हाँ, फ्रेश आ जाता है। वैसे देखो, कभी कभी वो नेटवर्क स्लो होने से ऐसा हो जाता है। या तो दो मोबाइल रहे, एक मोबाइल में क्वेश्चन है ही है, व्हाट्सएप में खोल लेना, और एक मोबाइल में सुनते रहना। हम्म। अच्छा, ऐसे क्लास अटेंड कर रहे हैं जैसे आप लोग, स्क्रीन पे तो क्वेश्चन देख रहे हो और आवाज़ सुन रहे हो, दूसरा चीज़ व्हाट्सएप वगैरह खोल के देख सकते हो ऐसा क्लास अटेंड करते करते, कि नहीं होता है? देख होता है सकते ना हैं सर। सर। हाँ नहीं, देख, देख सकते हैं सर वैसा। हाँ तो देखो, स्क्रीन आ गया क्या? दोबारा देखो। नहीं आया सर, मेरा स्क्रीन नहीं आ रहा नहीं है। नहीं आया तो ऐसे क्लास अटेंड करते करते, इसीलिए पूछा था, व्हाट्सएप में क्वेश्चन आज डाला है ना ये वाला, तो वहाँ पे जाके 56 तक पहुँच जाओ, तो ठीक है सीरियल। सर। हाँ, वैसा दूसरा उपाय वो है। दूसरा चीज होता तो मुश्किल होता है, क्वेश्चन वाला तो व्हाट्सएप में है, देख सकते हैं। देन ये नेटवर्क स्लो होने का ही एक रीजन हो सकता है, और हमारे यहाँ से इधर से कुछ करने के लिए कोई उपाय नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? सर नेटवर्क प्रॉब्लम ही है, मेरा भी कभी कभी नहीं आता है। हाँ, वही वो सुना हम लोग, अभी जो ये कोरोना का टाइम चल रहा था ना, तो जेडआरटीआई में क्या किया, जितने पुराने बैचेस थे रिफ्रेशर वाले, सबका तो ऑनलाइन उसी समय शुरू कर दिया। सीओएम साहब बोला कि ऑनलाइन क्लास लेना है, रिफ्रेशर को मत रोको, तो उनको ऑनलाइन क्लास ले रहे, कोई ऑफिस में बैठ के ले रहा है, कोई घर से ले रहा है, जैसा प्रिंसिपल परमिशन दिया वैसा ले रहे थे। तो उसमें होता था, जिसका नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा, वो लोग बोलते थे सर स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो पावर पॉइंट नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो सब देखे हम लोग। अब उसके बाद जो नए बैचेस थे आरआरबी वाले, जब उनका स्टार्ट किया, उनको तो बोला फिर ऑनलाइन में इनिशियल ट्रेनिंग है ना, इनिशियल ट्रेनिंग ऑनलाइन आप ऐसा पढ़ाओगे तो उतना अच्छा नहीं रहता है। फिर उनके लिए फिर जेडआरटीआई ओपन किया 7-8 महीने के बाद कोरोना में। ओके, सो 56, स्टेशन वेयर लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, ये फिर मे नॉट बी गिवन आ गया। ओके, सो फॉर ट्रेन अनलेस द होल ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग ट्रेन हैज पास्ड कंप्लीट एटलीस्ट 400 मीटर होम सिग्नल। सो ये क्लास सी जो परिभाषा हम लोग पढ़े, क्लास सी स्टेशन है, सी आंसर। देन 57, station in which stopping place are situated between two consecutive block station। सो दो ब्लॉक स्टेशन के बीच में जो स्टेशन बनाए जाते हैं थोड़े पैसेंजर ट्रेन रुकने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्लास डी स्टेशन। वही हाल्ट स्टेशन बोलते हैं, या तो क्लास डी स्टेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन में दो में एक देगा। ओके, देन 58, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन शैल सप्लाई GNSR कॉपी। सो इसमें देखो, टू ईच स्टेशन, टू ईच रेलवे सर्वेंट, टू एनी रेलवे सर्वेंट, तो इसका आंसर क्या है? ऑल द अबव। सो ये जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी, ऑल द अबव सबको देना पड़ता है ना, स्टेशन में भी देते हैं GNSR का कॉपी, और रेलवे एम्प्लॉय जो संबंधित लोग हैं उनको देते हैं, और टू एनी रेलवे सर्वेंट दीज रूल्स रिलेटेड टू हिज ड्यूटीज, जो इसका ड्यूटी संबंध से गार्ड है, लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, सबको देते हैं। आप लोगों को भी दे रहे हैं कि नहीं ये संदीप? सब आप लोगों को GNSR कॉपी देते हैं क्या? नहीं देते ना सर? नहीं देते सर। हाँ, नहीं देते। ये है कि जब से PDF आ गया, तो दो या मत दो, सबके पास है ना? वो पहले वो पढ़ने के लिए ठीक है, नहीं तो ऐसा थोड़ा दिन पढ़ने के लिए जो स्टेशन का बुक है, बोले कि ठीक है रख लो। उसमें एक ही दिक्कत है कि जो स्टेशन मास्टर का अपना पर्सनल वाला है ना, वो देना ज़्यादा अच्छा है। स्टेशन में कभी इंस्पेक्शन आता है तो स्टेशन का कॉपी मांग सकते हैं ऑफिसर लोग। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सब PDF में पढ़ रहे सब लोग।
और अच्छा हो गया। नहीं तो अमेंडमेंट आने के बाद अमेंडमेंट का उसका प्रिंट आउट लेना, अब डिवीज़न जाना, या तो खुद प्रिंट आउट लो, लेटर आया, फिर उसको अपडेट करना, कहाँ किस पेज पे है, तो पूरा जेंडसार खोल के वहाँ वहाँ पेज लगाना पड़ता था। अब जब से ये पीडीएफ आ गया, तो जब आता है अपडेट करके पीडीएफ ही आ जाता है अपने मोबाइल में, तब आसान हो गया। देन 59 हो गया, नहीं 58 हो गया। 59, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन shall supply GNSR copy to each dash on which any definite responsibility is placed by the said rules, a copy of the rules or such portion thereof as relate to his duties. सो ये है रेलवे सर्वेंट। ये थोड़ा परिभाषा कम पढ़ते हैं ना हम लोग, ऐसा टेढ़े वाले परिभाषा। तो ये रेलवे सर्वेंट को यहाँ पे है, द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन सेल सप्लाई GNSR कॉपी टू ईच रेलवे सर्वेंट ऑन होम एनी डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्लेस्ड। सो यहाँ पे खाली स्थान में रेलवे सर्वेंट करेक्ट आंसर है। देन 60, डैश सेल सप्लाई GNSR, तो कौन देता है सप्लाई? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। वो टीआई देने दो, डिवीजन देने दो, कोई भी देने दो, उसका नाम कुल मिला के क्या है? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे प्रशासन। देन 61, ईच रेलवे सर्वेंट, अगर किसी को लगे कि हाँ थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो बताना भाई, और स्लो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंदी तो है नहीं, केवल इंग्लिश है। तो स्पीड के बारे में बताना आप लोग, अगर लगे कि ज़्यादा स्पीड है तो मेरे को बताओ। Each railway servant who has been supplied with a copy of these rule as prescribed under rule GR 2.01 shall, तो जिसको रूल मिला है, कॉपी किताब मिला है, तो उसका ड्यूटी क्या है? उसका ड्यूटी क्या है कि वो उसको अच्छे से संभाल के रखना है। ईच रेलवे हु हैज़ बीन सप्लाइड, कीप इट पोस्टेड, जो अमेंडमेंट स्लिप है, करेक्शन है, और प्रोड्यूस द सेम, कोई सीनियर मांगेगा देगा, ते ऑल द एबव, यानी सब कुछ हमें बुक के लिए सब कुछ ये करेक्ट है आंसर। ऑब्टेन ए न्यू कॉपी फ्रॉम हिज सुपीरियर इन केस हिज कॉपी लास्ट आर डिफेस्ट। तो ये पुराना नियम है, अब आजकल तो पीडीएफ आ गया तो ये सबका वैल्यू ख़त्म हो गया नहीं, लेकिन रूल तो सही है, ऑल द एबव। 62 में आ जाओ। ईच रेलवे सर्वेंट हु हैज़ बीन सप्लाइड विद द कॉपी ऑफ दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 2.01 shall ensure that the staff working under him are supplied with all dash and that they also with the provisions of this rule. Okay, करेक्शंस मतलब फर्स्ट डैश में क्या है, जो अमेंडमेंट आता है उसको करेक्शंस बोलते हैं। एंड ये रूल को कंप्लाई करने का मतलब उसको फॉलो करना है, रूल को उसको मानना है, प्रयोग में लाना है। सो बी आंसर है, करेक्शन एंड कंप्लाई। देन 63, एवरी रेलवे सर्वेंट शैल बी डैश विद द रूल्स। सो इस यहाँ पे क्या वर्ड बैठता है? कन्वर्जेंट। शैल बी कन्वर्जेंट का मतलब जानकारी होना उसका, with the rules relating to his duties whether supplied or not, with a copy or translation of the rules relating to his duties, and that dash shall ensure, तो उसका जो प्रशासन, जो सुपरवाइजर होगा, वो इंश्योर करना चाहिए। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन का वही मतलब है। मान लो मैं जूनियर स्टेशन मास्टर हूँ किसी स्टेशन में, तो जो एसएस है, इंचार्ज है, उसका ड्यूटी है कि मुझे रूल मालूम रहे और मुझे रूल का जो लेटेस्ट कॉपी है वो सप्लाई भी मिलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। ओके, तो इसका आंसर है सी। देन 64, एवरी रेलवे सर्वेंट शैल इफ नेसेसरी एक्सप्लेन टू द स्टाफ डैश द रूल सो फार एज दीज रूल्स अप्लाई टू देम। मतलब अगर मैं सीनियर हूँ तो हमारे अंडर में जो भी जूनियर है, जो भी सबऑर्डिनेट है, उसको रूल अच्छे से समझाना चाहिए। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा वर्किंग अंडर हिम। जैसे मान लो अपना गेट में कोई ड्यूटी करता है,
तो स्टेशन मास्टर हो, ड्यूटी वाला या इंचार्ज, तो जो भी नया रूल आता है तो समझाने की जिम्मेदारी है सुपरवाइजर की, समझाना चाहिए। ओके, कोई नया रूल आया, कोई डाउट है तो टीआई का ड्यूटी है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर का, वो समझाए स्टेशन मास्टर, गेटमैन, पॉइंट्समैन सबको। लेकिन वही है, वो लोग अपना ड्यूटी अच्छे से नहीं करते, उल्टा कहीं फंसाना है तो फंसाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, है ना। ओके, देन 64 हो गया, वर्किंग अंडर हिम। देन 65, every railway servant shall render assistance in carrying out the rules and report promptly any breach thereof which may come to his notice to his dash। अब किसको बताना है? अगर कुछ गड़बड़ देखा है तो अपने सुपीरियर ऑफिसर को बताना है, अपना टीआई को बताएंगे, एओएम डीओएम जो भी अपने ऊपर है उन लोगों को बताएंगे। तो उसका आंसर है ए, कुछ गड़बड़ देखा है तो। ओके, then 66, every railway servant is responsible for the dash and dash of the property of the railway। तो इसका आंसर है बी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में क्या अंतर है? सिक्योरिटी जो है पुलिस से संबंधित ड्यूटी होती है, यानी कि जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, और प्रोटेक्शन का मतलब मान लो अगर हमने ताला लगा दिया तो वो प्रोटेक्शन हमने कर दिया। ओके, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। और ट्रेन के संबंध में सिक्योरिंग का मतलब होता है हैंड ब्रेक लगाना, जबकि यहाँ मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है, और प्रोटेक्शन का मतलब होता है डेटोनेटर लगाना, तो जगह जगह पे मीनिंग चेंज होता है थोड़ा। देन 67, एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एंडेवर टू प्रिवेंट डैश। क्या रोकने के लिए हर रेलवे एम्प्लॉय को कोशिश करना चाहिए? ट्रेस पास ऑन द रेलवे प्रीमाइजेज। हमारे जहाँ हमारी ड्यूटी है वहाँ बिना मतलब के लोग आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देन थेफ्ट, डैमेज और लॉस वो कर रहे हैं, इंजरी टू हिमसेल्फ एंड अदर्स। कोई आदमी खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो भी हमारे जहाँ पे हम ड्यूटी कर रहे हैं प्रीमाइजेज में वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑल द एबव। Then 68, every railway servant shall endeavor to dash and dash in railway premises, so prevent fire। तो ये क्या है, सेकेंड चैप्टर में दिया है तो वहीं से ये सेंटेंस ले लिया है, तो इसमें बैठता है प्रिवेंट फायर, आग को दुर्घटना रोकने का प्रयास करना चाहिए। Then 69, every railway servant shall promptly observe and obey ऑल द रूल्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? बोथ ए एंड बी। ए क्या है? ऑल रूल्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन तो फॉलो करेंगे। बी, ऑल लॉफुल ऑर्डर्स गिवन बाय द सुपेरियर, तो अपना जो सीनियर है और लीगल ऑर्डर जो दे रहा है वो भी मानेंगे। तो इसका आंसर देखो सी और डी में, यहाँ देखो ये थोड़ा यहाँ पे जो बारीकी दिया है तो एग्जाम में सब आ सकता है। जैसे जल्दबाजी में देखे तो लगेगा कि आइदर ए आर बी मान लो लिखा है, आइदर ए एंड बी, ऐसा आर लिखना चाहिए एक्चुअली इसमें, कि या तो ए या तो बी, तो ओ नहीं, बेस्ट आंसर इसमें है बोथ ए एंड बी, यानी ए को भी मानना है और बी को भी बात मानना है, दोनों बात मानना है, तो बोथ ए एंड बी होना चाहिए। ओके, देन 70, ठीक से बंद करो। 70, every railway servant shall be in attendance for duty at such time and such place and for such टाइम प्लेस के बाद क्या होगा? पीरियड, तीनों चीज होगा। तो क्या अंतर है? टाइम का मतलब ड्यूटी आवर। हाँ, नहीं, टाइम का मतलब है कि जैसे मान लो हमारी ड्यूटी 9 बजे स्टार्ट होती है तो हो गया टाइम कि 9 बजे हमको रहना चाहिए। प्लेस, जिस स्टेशन जिस गेट पे ड्यूटी है वहाँ होना चाहिए। पीरियड का मतलब था ड्यूरेशन, कि मान लो 9 बजे से हमारी ड्यूटी
शाम को 9 बजे तक है या 9 बजे से 6 बजे तक है तो उसको पीरियड बोलते हैं, टोटल टाइम को। तो ए आंसर है इसका। तो 71, नो रेलवे सर्वेंट शैल विदाउट द परमिशन ऑफ किसका, सुपीरियर। अब हमको जैसे छुट्टी लेना है, परमिशन लेना है तो अपना सुपीरियर के पास जाते हैं। एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम ड्यूटी और अल्टर हिज अपॉइंटेड आवर्स ऑफ अटेंडेंस, हमारा जो ड्यूटी का टाइम है वो कौन बदल सकता है, हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारा सुपीरियर ही बदलेगा। और हम ड्यूटी किसी से एक्सचेंज करना था ना आपस में कि भाई हमारा ड्यूटी आप कर लो, आपका ड्यूटी मैं कर लेता, दोनों जन का काम हो जाएगा, तो वो सब कर सकते हैं लेकिन सुपीरियर के परमिशन लेके कर सकते हैं। और तीसरे गैप में क्या रहेगा, लीव ही चार्ज। लीव ही चार्ज का मतलब है कि जो अपना ड्यूटी का स्थान छोड़ना है, अनलेस प्रॉपरली रिलीव्ड। जब तक हमें कोई रिलीव ना करे तब तक हम अपना जगह नहीं छोड़ सकते। तो ये है आंसर बी फॉर बॉम्बे। सुपीरियर एक्सचेंज का मतलब ड्यूटी बदलना, लीव का मतलब जगह छोड़ना, अपनी जगह से छोड़ के घर जाना, कहीं भी जाना। ओके, then 72, if any railway servant while on duty desires to absent himself from duty on the ground of illness, मान लो मेरा तबीयत खराब है, बीमार हो गया, then he shall immediately report the matter to, किसको रिपोर्ट करना है, superior, and shall not leave his duty until a competent railway servant has been placed in charge thereof. सो रेलवे का तो रूल बहुत टेढ़ा है इस मामले में कि आप बीमार भी है तो बिना सुपीरियर के अनुमति के, बिना प्रॉपर आपका रिलीवर आए, ड्यूटी नहीं छोड़ सकते। एक बार हम लोग स्टेशन में से फंस गए, हमारा क्या हुआ कि नाइट ड्यूटी थी, तो नाइट ड्यूटी तो पूरा कर लिया हमने। मॉर्निंग में जो ड्यूटी आना था उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वो पुराने टाइम में क्या, वो लोग मैसेज मोबाइल ठीक से काम करता ही नहीं था, कहीं सिग्नल है कहीं सिग्नल नहीं है, कुछ मैसेज भी नहीं दिया। मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा चलो 1-2 घंटे लेट आने वाला होगा, मैसेज तो कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं। तो 3-4 घंटे बीत गए, तब कंट्रोल ऑफिस को बताया, फिर कंट्रोल ऑफिस, फिर मैं टीआई को ढूंढ रहे थे, टीआई का वही मोबाइल नंबर नहीं होने से बात करना मुश्किल हो जाता है, वो भी कुछ छुट्टी उट्टी संडे टाइप का दिन है तो टीआई से भी बात नहीं हो पा रही है। फिर कंट्रोलर ढूंढ के टीआई को बताया, और फिर दूसरा रिलीवर अरेंज करते करते इवनिंग हो गई, शाम तक आया रिलीवर, यानी नाइट ड्यूटी करके फिर फुल डे पूरा ड्यूटी करना पड़ा। अब आप उसमें बीमार है तो भी ऐसे स्टेशन छोड़ के आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपका सब बात सही है लेकिन जो ट्रेन इफेक्ट हो जाएगी, गाड़ियों का चलना तो रुक जाएगा, तो जितना देर तक कोई आएगा नहीं, ट्रेन चलेगी नहीं, तो वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देंगे। रेलवे का इतना टेढ़ा नियम है, खतरनाक नियम है ये। ओके, चलो आगे चलेंगे। सो हम लोग कहाँ तक, 71 तक हो गया ना, नहीं 72 हो गया। एंड सेल नॉट लीव हिज ड्यूटी अंटिल ए कम्पिटेंट, हाँ 72 हो गया। अब 73, व्हाइल ऑन ड्यूटी नो रेलवे सर्वेंट सेल वेदर ही इज डैश with the working of trains or not be in a state of intoxication or in a state in which by reason of his living having taken or used any alcoholic drink, sedative, narcotic, stimulant drug or preparation, his capacity to perform his duties is impaired. Okay, so यहाँ पे रूल दिया है कि कोई भी आदमी ड्यूटी पर नशे की हालत में नहीं हो सकता है, वो भले ही यहाँ खाली स्थान भरा जाएगा, डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब वो ट्रेन वर्किंग से डायरेक्टली कनेक्टेड हो या ना हो। ये जो रूल है एक तरह से जो ऑफिस में क्लर्क लोग हैं रेलवे में, उनके ऊपर भी लागू होता है कि आप गाड़ी संचालन से संबंधित है या नहीं है, तो ड्यूटी में लेकिन नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते ऑन ड्यूटी।
डायरेक्टली जो ट्रेन संचालन से संबंधित है वो 74 क्वेश्चन में दिया है, उसका रूल तो क्या है 8 घंटे। तो जो गाड़ी संचालन से लोग संबंधित हैं वो ड्यूटी आने के 8 घंटे पहले से नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते, और जो संबंधित नहीं हैं उनके लिए सिर्फ इतना ही है कि आप ड्यूटी में नशे की हालत में नहीं होना चाहिए। तो इतना 8 घंटे का फ़र्क है दोनों में। द 75 ए रेलवे सर्वेंट शैल wear badges and uniform is prescribed, be prompt, civil, not solicit or accept illegal gratification का मतलब वही है घूसखोरी। और डी क्या है ऑल द अबव, तो इसका आंसर है डी। ये तीनों बातें सही है। रेलवे सर्वेंट या इवन कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, इवन प्राइवेट कंपनी भी ऐसा काम नहीं कर सकते, वहाँ भी ऐसे ही कानून है। ओके, सो 75 हो गया। देन आएंगे 76। ए रेलवे सर्वेंट शैल गिव ऑल रीजनेबल असिस्टेंस, ये तो करेक्ट है। व्हेन आस्क्ड गिव हिज नेम, ये भी सही है। सो यहाँ भी ऐसे दिया है, देखो सी में दिया है इधर ए आर बी और डी में दिया है बोथ ए एंड बी, तो इसमें होशियार रहना। इस तरह का अगर ऑप्शन देगा तो सी को गलती से नहीं, अगर दोनों ऑप्शन सही है क्योंकि दोनों को पालन करना है तो बोथ वाला आंसर लिखना है। जहाँ पे स्टेशन सेक्शन वगैरह की बात रहती है, स्टेशन सेक्शन ए आर बी आर सी, वहाँ चलता है एनी वन ऑफ द अबव। लेकिन ये क्या है, बात लागू, कानून लागू वाली बातें हैं तो दोनों को मानना पड़ेगा, बोथ ए एंड बी। देन 77 एवरी रेलवे सर्वेंट शैल सी दैट एवरी exertion is made of ensuring the safety of the public, so promptly report, तो ये सब बातें सही लग रही है। सी में क्या है रेंडर ऑन डिमांड, ये भी सही लग रही है। तो इसका आंसर क्या है डी ऑल द एबव। सब ये रेलवे सर्वेंट मतलब ये सारी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। देन 78 every railway servant shall take immediate steps such as the circumstances of the case may demand to prevent accident, and where necessary advise the nearest station master by the quickest possible means when he observes unusual circumstances, any obstruction, anything wrong with a train। so यहाँ भी all the above। ये ऊपर में किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व किए हैं तो जिससे ट्रेन को खतरा हो सकता है तो नियरेस्ट स्टेशन मास्टर या किसी ऐसे को हम जरूर बताने की कोशिश करना चाहिए, चाहे ड्यूटी में हो या ना हो। ऐसा हमारा कर्तव्य है कि रेलवे का नुकसान, ट्रेन का नुकसान नहीं होना चाहिए, कैसे तो सूचना पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। देन 79 द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ रूल, ये आ गए वो वाले क्वेश्चन जो पहले कर चुके हम लोग। ये इसका आंसर है GR 2.01। ये बुक की सप्लाई का रूल GR है। और 80 में क्या है, द रूल नंबर ऑफ GNSR फॉर कीपिंग डिजिटल फार्म, जो डिजिटल फार्म यानी कि जो PDF हम लोग रखते हैं, तो उसका रूल है D, नन ऑफ द एबव। 80 का आंसर D दिया है। GR 2.01 ये क्यों ये डी आंसर है 80 का, बताओ कोई। सर ये इसमें जो है ना SR 2.01 होता है। करेक्ट, हाँ वेरी गुड। तो इसमें SR नहीं दिया है ऑप्शन में, क्योंकि ये हो सकता है दूसरे जोन में पता नहीं है कि नहीं है। साउथ सेंट्रल रेलवे में तो बहुत दिन से किया है, तो SR 2.01 में दिया है, GR में नहीं दिया है तो पता है, अब दूसरे जोन का तो पता नहीं अपने को, तो इसलिए नन ऑफ द अबव है। तो ऐसा घुमा के भी पूछ सकते हैं। वो जो डिजिटल कॉपी PDF कॉपी स्टार्ट किया है वो अपने SR में दिया है, SR 2.01। ओके, सो क्या अजय, क्या विचार है, 80 तक बंद करके सोने का विचार है क्या? कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करो तो ज़्यादा अच्छा है ना? ओके सर, जैसी आप
मैं तो ये सोच रहा हूँ आराम करो, क्योंकि खाली प्योर क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा एक ही दिन क्वेश्चन पढ़ लोगे तो अच्छा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। कल देखा जाएगा, 100 हुआ तो एक दिन में 100 भी कर सकते हैं। अब आज जैसे पहला दिन था तो थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो 100 तक हो जाएगा, या कहीं समझाना ज़्यादा पड़ेगा तो थोड़ा कम होगा गिनती, वो डिपेंड करेगा। सो ओके, लेट अस क्लोज एंड टेक रेस्ट, फिर कल पढ़ेंगे शाम को। ओके ओके सर। ओके राइट। ओके सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट गुड सर। नाइट सर। गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट भाई, गुड नाइट।